तो अब अपने को बात करनी थी सेकंड केस पे। तो सेकंड केस जो हमारा बन के तैयार होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन मैग्नेटिक डायपोल इन ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये आया ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, देखो एक्सियल का मतलब है पॉइंट एक्सिस पर होना चाहिए, और ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ, पॉइंट जो है वो एक्सिस या मैग्नेटिक लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। या मैग्नेट लिया मैंने, एन पोल, एस पोल, प्लस एम, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस एम, ये मैंने डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ एल ले लिया। अब देखो जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट का मैंने सेंटर से, मान लीजिए सेंटर O है, डिस्टेंस R इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जरा टेक्निकली देखें अपन क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मैंने कहा था वहां हम एक यूनिट नॉर्थ पोल को सपोज करेंगे, तो वहां यूनिट नॉर्थ पोल आ गया, मतलब प्लस एम आ गया। अब ये प्लस एम इस प्लस एम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस एम इस प्लस एम को अट्रैक्ट करेगा। मैंने अट्रैक्शन और रिपल्सन की डिस्टेंस शो कर दी। इस डिस्टेंस को देखें तो ये एल है, ये आर है, तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी मेरे को क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब थोड़ा इंटरनली बात करेंगे। इस प्लस ने इसको रिपेल किया, फोर्स डायरेक्शन मतलब फील्ड डायरेक्शन V1 आया। इस माइनस ने इस प्लस को अट्रैक्ट किया, फोर्स डायरेक्शन मतलब फील्ड डायरेक्शन कौन आ गया, V2 आ गया। ठीक है, अब मैंने V1 V2 के मैग्नीट्यूड फाइंड किए। V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एम, अब इसका स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर किया मैंने, तो फाइनली ये मेरे को मिलता क्या है, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एम बाय, अब रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही मैंने B2 निकाला बेटा, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एम ऑब्लिक अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का फुल स्क्वायर, तो म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एम ऑब्लिक आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल ली, तो निकाल के मेरे को पता चला कि भाई ये तो सेम है, सेम है, तो मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। अब थोड़ा वेक्टर में आ जाओ, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कहते हैं वेक्टर में हमसे कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ होता है, मिडिल में होता है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, मिडिल में होगा। बेटा मैंने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ले लिया, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गया, ये आ गया बेटा रिजल्टेंट। अब ये मिडिल में है ना,
तो मिडिल का मतलब है अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी एंगल क्या है, थीटा। मिडिल में दोनों साइड से कैसा एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है। जब ये दोनों साइड से सेम एंगल बना रहा है तो अब मेरे को इसके कंपोनेंट कर देने चाहिए। तो b1 का मैंने इधर कंपोनेंट लिया, तो b1 का इधर कंपोनेंट कौन आने वाला है, b1 cos थीटा, जबकि इधर क्या कंपोनेंट आने वाला है, b1 sin थीटा। b1 के कंपोनेंट इस साइड में b1 cos थीटा, इस साइड में b1 sin थीटा। अब b2 के कंपोनेंट करो, b2 का इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन आएगा, b2 cos थीटा, और इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन होगा, b2 sin थीटा। तो b1 b2 के मैंने कंपोनेंट्स कर लिए। अब चूंकि दोनों sin थीटा है और b1 b2 मैग्नीट्यूड बाय सेम है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, तो आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इस डायरेक्शन में है। तो मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया v इज इक्वल टू कितना, v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। अब देखो v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा और मैग्नीट्यूड वाइज v1 v2 सेम है, तो मैं या तो 2v1 cos थीटा लिखूं या 2v2 cos थीटा। तो मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ v1 cos थीटा। आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो 2v1 cos थीटा लिख देना या 2v2 cos थीटा, वैल्यू एक ही है, बात एक ही है। अब आपने अप्लाई किया, ट्वाइस v1 का वैल्यू उठा लो, v0 ऑब्लिक 4 पाई m y r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर cos थीटा। अब मेरे को cos थीटा लेना है ना, तो ध्यान से देखेंगे जरा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। सुनते जाना मेरी बात को, मैं ये लिख नहीं रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, चलो लिख देता हूं। ये क्या बना 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी एंगल क्या है 90, तो ये एंगल क्या बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा आ गया। अब अगर ये एंगल थीटा आ गया, cos थीटा देख लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो cos थीटा आपको मिलता है r बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अरे cos थीटा जो था ना, अरे cos थीटा इधर ये एंगल है L बनेगा। अब बात ध्यान से सुनेंगे, कैपिटल M क्या था, कैपिटल M था स्मॉल m इंटू 2 इंटू L, इन सब ने मिलके क्या बना दिया कैपिटल M। तो इसकी जगह मैंने किसको रखा, कैपिटल M को रखा। अब ये पावर 1/2 और ये 1, तो 1/2 और 1 3/2, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर कितना 3/2। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आप अप्लाई करते हैं क्या, इफ L वेरी वेरी लेस देन R। अगर ऐसा है तो L के टर्म को हटा दो, L के टर्म को हटाएंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, R क्यू आ जाएगा। आपको मिलता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई m बाय r। ठीक है, एक्सियल में कितना था 2m बाय r क्यूब, ट्रांसवर्स में कितना आया m बाय r क्यूब। तो ये भी क्लियर हो गया कि एक्सियल में जो होता है वो ट्रांसवर्स से डबल होता है। अगला ऑब्जेक्टिव मेरा डायरेक्शन का है, यहां डायपोल का डायरेक्शन इधर आएगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस साइड में, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। तो जैसे एक्सियल में दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे डायपोल और फील्ड, ट्रांसवर्स में दोनों एक दूसरे के क्या हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मेरे क्लियर हो गए। वैल्यू पुट करते समय देख लेंगे, नेग्लिजिबल है तो नेग्लिजिबल में लगाओ, अदरवाइज ओरिजिनल में आप लगा देना। ठीक है, तो इतना अब हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब इंटेंसिटी की कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला और दे रहा हूं बेटा। क्या था, एक्सियल का मतलब है आपने थीटा इज इक्वल टू 0 पे काम किया, ट्रांसवर्स का मतलब है आपने थीटा इज इक्वल टू 90 पे काम किया। अब अगर जैसे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक्सियल मतलब मैंने एक्सिस पे थीटा 0 पे काम किया,
ट्रांसवर्स थीटा 90 पे काम किया। अब अगर किसी ने बोल दिया 30, 45, 60 पे बताओ, तब क्या करेंगे? तो मैं एक आपको जनरल फॉर्मूला दे दे रहा हूं, तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन मैग्नेटिक डायपोल एट एनी एंगल थीटा। तो एट एनी एंगल थीटा के लिए आप याद रखो कि B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब किसी भी एंगल पे मेरे से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा डायपोल की वजह से, मैं बता सकता हूं। सपोज मैंने एक्सियल लिया, आप बोलेंगे एक्सियल थीटा क्या 0 डिग्री, अप्लाई करो cos 0 कितना 1, तो 3 + 1 कितना 4, बाहर कितना 2, V इज इक्वल टू आ गया कितना म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ m/r³। सेकेंड केस आया ट्रांसवर्स, ठीक है, थीटा कितना 90 डिग्री, अप्लाई करो cos 90 कितना 0, तो ये पूरा 0 हो गया, √1 1 हो गया। B इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई m/r³। ठीक है, दोनों कंडीशन भी मैंने निकाल के दिखा दी। तो कहने का मतलब है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कुछ भी एंगल दिया जाए, आप बेटा उस एंगल का वैल्यू पुट करेंगे और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्हें फाइंड करके दे देंगे। चलिए इंटेंसिटी मैंने कवर कर ली, अब हमें आगे चलना है। अब हमसे बोला जाता है कि अगर हम इस मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसके बारे में बताइए। टॉर्क के बारे में बात करनी है, ठीक है, बना दिया मैंने। टॉर्क ऑन एन मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन एन मैग्नेटिक डायपोल। डेरिवेशन बिल्कुल इलेक्ट्रिक जैसे ही होने वाले हैं। ये मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, देखो पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स है तो यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक होता तो इलेक्ट्रिक, यहाँ मैग्नेटिक की बात हो रही है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक ले लिया। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मैग्नेट को रखा, हम जिस मैग्नेट को रखेंगे वो फील्ड के साथ एंगल बना रही है भाई थीटा। यहां मैंने +m इंडिकेट किया, यहां मैंने -m इंडिकेट किया, लेंथ ट्वाइस ऑफ l। अब ये मैग्नेट जो है वो फील्ड के साथ एंगल फॉर्म कर रही है कितना थीटा। तो मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और इसमें एक मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया, ठीक है। अब मेरे, चलो पहले थोड़ा सा आगे बढ़ो फिर मैं ऑब्जेक्टिव दिखाता हूं। इस +m पर जो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा mv। -m पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट में लगेगा, कितना -mv। अब मेरी बात ध्यान रखना, इस नेगेटिव साइन का यूज बेटा आप कर चुके हो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने में। वो तो मैंने माइनस साइन के साथ इसलिए रखा है ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो कि ये किस पे फोर्स निकल रहा है। भाई प्लस है तो उस साइड वाले पे, माइनस लगा दिया तो इस पे बात हो रही है। मैं आगे कंफ्यूज ना हूं इसलिए मैंने माइनस के साथ रखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज टेंशन मत लेना। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर भी mv इधर भी mv, सेम मैग्नीट्यूड फोर्स, डायरेक्शन कैसे अपोजिट, नेट फोर्स क्या हुआ 0। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ लिनियर मोशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 है तो यहाँ लिनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन अब ये नेट फोर्स 0 होने के बाद देखो ये फोर्स इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो इन दोनों की वजह से ये इसे ऐसे, और फील्ड के साथ एंगल बना हुआ है तो इसकी वजह से ये ना रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेट कर रहा है मतलब इस पे कौन एक्ट कर रहा है, टॉर्क एक्ट कर रहा है, इस पर कौन एक्ट कर रहा है, टॉर्क एक्ट करता है। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं। अगर ये हमसे बोलते हैं कि हमने मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है
हर पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी, सेम। अब इंटेंसिटी सेम है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो, इट मींस नो लीनियर मोशन इज देयर, बट ड्यू टू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, a torque acting on it which try to rotate it, so angular SHM will be there। तो इस समय यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है तो लीनियर मोशन नहीं होगा, लेकिन फील्ड के साथ एंगल बना होने की वजह से यहाँ टॉर्क एक्ट करेगा, तो क्या होगा, एंगुलर SHM होगा। अगर कभी ये कह देते कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ये फोर्स डिफरेंट होगी, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो जहां नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में डायपोल मूव करेगा, तो उस समय लिनियर मोशन भी होगा और एंगुलर SHM भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी प्रेजेंट कंडीशन में बेटा केवल टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है, और एंगुलर SHM। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा जानते हैं, ये ऐसे रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, तो हम बोलेंगे लिनियर भी हो रहा है और एंगुलर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर किए। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नेट फोर्स जीरो, नो लीनियर मोशन, ओनली टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू विच एंगुलर SHM विल बी देयर, और नॉन यूनिफॉर्म है तो लिनियर भी आएगा और एंगुलर SHM भी आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सारी बात समझ गए। अब मैं थोड़ा सा इसमें टॉर्क के फॉर्मूले डेवलप करा लूं। मैंने थोड़ा इसे डॉटेड इंक्रीज किया बेटा, इसको थोड़ा डॉटेड इंक्रीज किया। अब समझना मेरी बात को, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान ली पॉइंट ओ ले लिया, ये एंगल थीटा, तो ऑटोमेटिक ये एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये थीटा, ये 2l, तो सामने वाली साइड बनती है बेटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 2l sin थीटा। मेरे को मालूम है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क को मैंने टाउ से दिखाया, यहां फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, mb। अब इस mb के परपेंडिकुलर कौन काम कर रहा है, 2l sin थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ l, स्मॉल m इंटू ट्वाइस ऑफ l, ये बना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कैपिटल M, तो मेरे को मिलता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या, mb साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन थीटा, यूनिट बना न्यूटन इंटू मीटर। सबको मालूम है टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे से बात होती है, तो मैं कैसे लिखूं, मैंने लिख दिया इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे करूंगा मैं, m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दी, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब इसके बाद मेरे से क्या पूछा जाता है, मेरे से पूछा जाता है बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोल दो, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये हम लोगों को क्या देने वाला है, इसका डायरेक्शन देने वाला है। तो इतनी बात मैंने टॉर्क के बारे में कर ली। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, m दिया होगा, b दिया होगा, थीटा दिया होगा, पुट करना, आंसर आ जाएगा। अगर कभी बोल देते हैं टॉर्क मैक्सिमम करना है ना, मैं इन पॉइंटों को भी दिखा देता हूं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपने अप्लाई किया, साइन जीरो क्या हो गया, 0, तो उस समय टॉर्क इज इक्वल टू बेटा 0 होता है, हम बोलेंगे ये मिनिमम टॉर्क है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने अप्लाई किया, साइन 90 कितना 1, तो उस समय जो टॉर्क है वो टॉर्क बनेगा mb, ये टॉर्क होता है मेरा मैक्सिमम। तो कभी भी न्यूमेरिकल में बात होती है टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम, तो आप समझ जाना मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री पे बात हो रही है और मिनिमम मतलब 0 डिग्री पे बात हो रही है। ठीक है, ये मेरे पास टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है, अब इस टॉर्क के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, डायग्राम मेरे पास यही काम आने वाला है, तो मैं इसको हटाता नहीं हूं। अब मैंने देखा कि भाई ये रोटेट कर रहा है, अब रोटेट करने में वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं वर्क डन भी निकाल देता हूं। मैंने कहा मैं वर्क डन भी निकाल देता हूं, तो देखो सपोज पहले एंगल क्या है, θ1। अब ये फील्ड के कैसा आया, पैरेलल, थीटा कितना हो गया 0, टॉर्क कितना हुआ 0, रुकना चाहिए लेकिन इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, फिर घूम जाएगा। अब फिर इधर आ गया, अब फिर इधर आ गया, तो एंगल कितना बना दिया θ2।
अब फिर घूमेगा, फिर 0, फिर θ1। तो ऐसे करके यहाँ क्या हो रहा है, एंगुलर एसएचएम, इसीलिए मैंने बोला था एंगुलर एसएचएम। अब आपको निकालना है वर्क डन कितना हुआ, तो मैं वर्क डन पे चल रहा हूं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क आया और लिनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, लिमिट θ1 से θ2। मैंने कन्वर्ट कर दिया, हम लोग किया करते थे W इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, कन्वर्ट कर दिया टॉर्क इंटू डी थीटा। अब वैल्यू पुट करा देता हूं बेटा मैं, ये आ गया θ1 से θ2, टॉर्क इज इक्वल टू मैंने बना दिया क्या, mb sin थीटा डी थीटा। अब mb का कोई मतलब नहीं है तो mb को मैंने बाहर बुलाया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो अब ये मेरे को mb मिलेगा। अब sin थीटा का बन गया मेरे पास कौन, माइनस कॉस थीटा, ये θ1 से θ2। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, तो W इज इक्वल टू mb माइनस कॉस θ2। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मैंने पहले इसको अप्लाई कर दिया। अब एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, तो क्या बनने वाला है, प्लस होने वाला है, तो प्लस कॉस ऑफ θ1। तो फाइनली मेरे को मिलता है W इज इक्वल टू क्या, mb ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आ गया वर्क डन। अब याद रखेंगे इफ θ1 0, अगर ये हमसे न्यूमेरिकल में बोलते हैं कि नहीं मैंने डायपोल को फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, फिर रोटेट करा रहा हूं, पैरेलल रखा है तो θ1 0 हुआ, तो अगर θ1 0 बोलते हैं तो ये फर्स्ट एंगल 0, W इज इक्वल टू आप लेना mb, अब ये फर्स्ट 0 तो cos 0 1, तो ये बनता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे करके मैंने डेरिवेशन करा दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो परेशान करेगा, तो जो परेशान करेगा उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमसे कहेंगे ये मेरे पास एक डायपोल है। अब डायपोल को रिवर्स कराने में या तो बोलेगा मैंने डायपोल को रिवर्स कर दिया, या कहेगा मैंने पोल्स को इंटरचेंज कर दिया। तो भाई इंटरचेंज करना मतलब रिवर्स करना ना, तो आपने डायपोल के पोल्स को इंटरचेंज किया मतलब रिवर्स किया, तो आपने कितना घुमा दिया उसको, 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले एंगल कितना था 0, अब कितना है 180। अप्लाई कर लो, मैं यहाँ अप्लाई कराता हूं आपको। तो W इज इक्वल टू बना मेरे पास mb फर्स्ट एंगल cos 0 माइनस सेकेंड एंगल 180 डिग्री। अब मिला W इज इक्वल टू mb cos 0 1 माइनस cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ mb। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा देखना पड़ जाएगा, है ना। तो मैंने इसलिए बता दिया न्यूमेरिकल करते समय दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर ला देंगे। ठीक है, तो अगर डायपोल को इंटरचेंज, हम लोग डायपोल में पोल्स को इंटरचेंज करें या उसे 180 डिग्री रोटेट करा दें तो सीधे ट्वाइस ऑफ mb। तो ऐसे करके मैंने टॉर्क फाइंड किया। ठीक है, अब टॉर्क के बाद फिर अपन आगे चलते हैं।